तो सलाम दोस्तों, 13 जून 2025 सुबह के करीब 3 बजे 200 से ज़्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ईरान के एयर स्पेस में एंटर करते हैं। इनके निशाने पर थे 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिलिट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स, जिन पर ये एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हमला करते हैं। Breaking news in the Middle East and now escalating fears of an all-out war in the region. इन सब में करीब 80 लोग मारे जाते हैं, 320 इंजर्ड होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर आम बेगुनाह सिविलियंस थे। लेकिन इन्हीं में ही कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी पाए जाते हैं जिनका असैसिनेशन किया गया। आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों को खास तौर पर टारगेट किया गया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फेरेदोन अब्बासी समेत 6 साइंटिस्ट को भी मार दिया जाता है। इजराइल इस पूरे ऑपरेशन को नाम देता है द ऑपरेशन ऑफ राइजिंग लायन। Strikes were part of Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. इस पूरे मामले में अजीब चीज ये थी कि ईरान की तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं किया गया। हाँ, ये बात सच जरूर है कि इन दिनों दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते काफी लंबे समय से खराब चल रहे थे। पिछले साल इन दोनों मुल्कों के बीच एक लड़ाई भी देखी जाती है, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। बस अचानक से इजराइल एक दिन उठकर आया और बम बरसाने शुरू कर दिए। जब इजराइल से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जवाब में कहते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। Risen like lions to defend ourselves. एक ऐसा सेल्फ डिफेंस जिसमें पहले खुद जाकर दूसरे पर हमला करो। वो कहते हैं कि उन्हें शक था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बड़े करीब है। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. असल में ये बात है कि 31 मई 2025 को यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें लिखा था कि ईरान के पास लगभग 400 kg 60% इनरिच यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल 10 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि न्यूक्लियर हथियार अभी तक बना नहीं है, लेकिन बन सकता है। और इसीलिए अमेरिका और इजराइल ईरान के पीछे पड़ गए। यहाँ पर 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप का खुद ईरान के साथ पुरानी न्यूक्लियर डील को कैंसिल करना, और दूसरा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का अपने मुल्क में चल रहा करप्शन ट्रायल। इन दोनों के आगे बात करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं कि इस 12 दिन लंबी चली इस वॉर में एग्जैक्टली हुआ क्या था, और फिर इसके बाद सीज फायर कैसे देखने को मिला। 13 जून की रात को ईरान रिस्पॉन्ड करता है इजराइल के ऊपर बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स का हमला करके। ज़्यादातर इन स्ट्राइक्स को इंटरसेप्ट कर दिया जाता है, लेकिन तेल अवीव एंड यरूशलेम की कुछ जगहों पर धमाके देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिन तक ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। दोनों तरफ तबाही देखने को मिलती है, दोनों तरफ बेगुनाह लोगों की जान जाती है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अनकंडीशनल सरेंडर की बात करते हैं और कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं दिए जा सकते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को धमकी भी दी जाती है। कहते हैं कि अमेरिका को पता है कि वो कहाँ छुपे हैं, लेकिन अभी उन्हें मारेंगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जवाब में खामनेई कहते हैं कि ईरान किसी भी हालत में किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरान और इजराइल के बीच की ये वॉर चलती रहती है। अभी तक अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 19 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और धमकी भी दी जाती है। ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं न्यूक्लियर डील करने के लिए। अगर वो नहीं माने तो अमेरिका खुद अपनी मिलिट्री स्ट्राइक्स करने लग जाएगा। 2 हफ्ते तो बहुत दूर की बात थी दोस्तों, क्योंकि 2 ही दिन बाद 21 जून 2025 की रात को अमेरिका के लगभग 125 प्लेन्स ईरान की एयर स्पेस में एंटर करते हैं। इनका टारगेट था ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज।
नक्शे पर देखिए, फोर्डो, नतांज एंड इस्फाहान, इनको टारगेट करना, लेकिन इन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ये जमीन के बहुत नीचे सिचुएटेड है, सैकड़ों मीटर्स गहरे पहाड़ों में है। फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। इसी तरह ईरान की सबसे बड़ी एनरिचमेंट फैसिलिटी नतांज का कुछ हिस्सा भी अंडरग्राउंड है। ट्रेडिशनल बॉम्ब एंड मिसाइल से इन्हें नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब से टारगेट किया गया। अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब, जिसका ऑफिशियल नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा भारी और 6 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक बॉम्ब है। जब ये कहीं पर फोड़ा जाता है तो जमीन के 60 मीटर से भी ज्यादा अंदर तक जा सकता है। इन्हें डिप्लॉय करने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया इस B-2 स्टील्थ बॉम्बर हवाई जहाज का। ये हवाई जहाज देखने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी का एक प्लेन लगता है, लेकिन इसके जरिए बहुत सारे बंकर बस्टर बॉम्ब्स ड्रॉप किए जा सकते हैं। एक स्पेसिफिक जगह को टारगेट करके इनका एम होता है उसी जगह पर दोबारा से बॉम्ब गिराना ताकि और जमीन के अंदर तक पहुंचा जा सके। अमेरिका ने 21 जून 2025 के इस हमले में 14 से ज्यादा GBU-57 बॉम्ब्स ईरान पर गिराए। ये जो स्पेसिफिक टाइप है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब माना जाता है। अमेरिका ने इस टाइप के बॉम्ब का इससे पहले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं किया था। ये B-2 बॉम्बर हवाई जहाज अमेरिका के मिसौरी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किए थे। अर्थ का आधा चक्कर लगाकर नॉन स्टॉप 37 घंटे तक ये उड़े। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए दूसरी तरफ ईरान की इस्फाहान न्यूक्लियर साइट को एक सबमरीन से लॉन्च की गई टोमाहॉक मिसाइल से टारगेट किया गया। क्योंकि ये वाली न्यूक्लियर साइट फोर्डो से भी ज्यादा जमीन के अंदर तक थी और बस्टर बॉम्ब भी यहाँ पर इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेलीवाइज एड्रेस में इस मिशन का कंप्लीट सक्सेस बताया। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. उन्होंने क्लेम किया कि ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. इस पॉइंट तक सबको लग रहा था ये लड़ाई शायद लंबी चलने वाली है। ये वॉर शायद तब तक ना रुके जब तक ईरानियन रिजाइम्स ओवरथ्रू ना हो। 23 जून को ईरान की तरफ से जवाबी हमले देखने को मिलते हैं। कतर में मौजूद अमेरिका की अल उदेद एयरबेस को टारगेट किया जाता है। पूरे मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस हैं, जो US सेंट्रल कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के तौर पर काम करते हैं। यही वो मिलिट्री बेस है जिसने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन से सेंट्रल रोल निभाया था। 23 जून के इस हमले में इस बेस पर ईरान की तरफ से 19 मिसाइल फायर किए जाते हैं, लेकिन एक ही इस एयरबेस को हिट करता है। लेकिन इस एक मिसाइल से भी ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मगर इसकी वजह से होता यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर सारे फ्लाइट ऑपरेशन रुक जाते हैं। कमर्शियल एयर स्पेस पूरे तरीके से बंद हो जाती है करीब 8 से 10 घंटे के लिए कुवैत, बहरीन, कतर एंड UAE के ऊपर से। हालात बड़े एक्सट्रीम हो गए थे क्योंकि लोगों को लग रहा था कहीं ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं, लेकिन फिर अगले ही दिन अचानक से ये वॉर खत्म हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं ईरान और इजराइल के बीच कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर का। President Donald Trump announced a quote complete and total ceasefire. सबके मन में एक ही सवाल था कि ये हुआ क्या है। यहाँ पर अचानक से ये वार हुई और फिर अचानक से सीज फायर होके वार खत्म भी हो गई। बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन सीज फायर का एक इंडिकेशन 23 जून 2025 के ईरान के रिटेलिएशन में ही देखने को मिल गया था। असल में अमेरिका के एयर स्पेस पर हमला करने से पहले ईरान में ऑलरेडी एक एडवांस वार्निंग दे दी थी कतर और अमेरिका को। उसी एडवांस वार्निंग की वजह से अमेरिका ने अपने ज्यादातर एरोप्लेन्स उस एयर स्पेस से हटा दिए थे, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ।
जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान एक्चुअल में यहाँ पर लड़ाई चाहता नहीं था, लेकिन क्योंकि इजराइल ने पहला हमला किया ईरान के ऊपर, तो फिर ईरान ये ज़रूर दिखाना चाहता था अपने लोगों को कि हमने रिटेलिएट किया, हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हालांकि कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ उस हमले का, लेकिन अपनी नेशनल पब्लिक को कन्विंस करने के लिए काफ़ी है इतना, क्योंकि ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि वॉर उन्होंने जीत ली, उनकी न्यूक्लियर साइट पर ना के बराबर नुकसान पहुंचा है, और अगर दोबारा से उनके मुल्क पर हमला करने की कोशिश की गई तो हम हमेशा एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। Any aggression against the Islamic Republic of Iran will have a dear cost, a big and high price. दूसरी तरफ ट्रंप ने भी यहाँ पर अपने आप को हीरो बनवा दिया, कहा कि देखो मैंने कैसे वॉर रुकवा दी, देखो मैं कितना बड़ा एक्सपर्ट हूँ वॉर रुकवाने में। But I'll be your peacemaker, and I am the only candidate who can make this promise to you. I will prevent World War III. I stopped the war between Pakistan and India. I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई और अब ईरान इजराइल की वॉर रुकवाई। लाओ मुझे नोबेल प्राइज दो। मजाक नहीं कर रही, एक्चुअल में ट्रंप ने पोस्ट करके नोबेल प्राइज का 6 बार जिक्र किया, सरकास्टिकली लिखते हुए कहा कि इसके बाद भी मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। I think I'm going to get a Nobel Prize for a lot of things if they gave it out fairly, which they don't. Well, they gave one to Obama immediately upon his ascent to the presidency, and he had no idea why he got. और तीसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की भी यही कहानी है, उन्होंने भी अपने आप को हीरो बना दिया। इजराइल में अपने लोगों के सामने जाके कहा कि देखो हम वोट जीत गए, हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। We rose like a lion, stood tall, and our roar shook Tehran and echoed throughout the world. हमने सारी न्यूक्लियर साइट्स को वहां डिस्ट्रॉय कर दिया। एक ऐसा मुल्क जो हमें खत्म करना चाहता था, हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर खत्म कर दिया। द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।